So in the last session, we have went through what is called as specific heat capacity. Then we have seen specific heat capacity at constant pressure and constant volume. And then we have also seen two different types of specific heat capacities. एक होता है principal specific heat capacity, एक होता है molar specific heat capacity. So specific heat capacity is just the amount of energy required to raise the temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. अगर 1 किलोग्राम ऑफ मास होगा तो इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर 1 मोल होगा तो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। प्रेशर कांस्टेंट रखोगे तो एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दैट इज द आइडिया। तो हमारे पास दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज है, उन दोनों का रिलेशन डिराइव करना है। तो रिलेशन बिटवीन, और ये रिलेशन आपको 12th में लगने वाला है वापस से, तो ये अच्छे से पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। रिलेशन between principal specific heat capacity and molar specific heat capacity तो हमने ऑलरेडी देखा था, वी हैव सीन इन द लास्ट सेशन, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन कैसे करते हो, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। अगर कांस्टेंट प्रेशर होगा तो एस पी लिखोगे, कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो एस वी लिखोगे। तो वी नो दैट specific heat capacity, principal specific heat capacity, of course. So we know that principal specific heat capacity at constant pressure is, तो हमने कल ही डिफाइन किया था, हमने नोट किया था एस से एस सफिक्स पी, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे है। यह है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 1। अगर आपको मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहिए, मोलार, तो सिर्फ एस की जगह पे लिखते हो सी और एम की जगह पे लिखते हो एन। देखो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट आप बोल ही रहे हो फॉर 1 किलोग्राम ऑफ मास, तो यहाँ पे लिखोगे मास, और मोलार में आप बोलते हो फॉर 1 मोल, तो वहां लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स। तो सिमिलरली मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी at constant pressure is Cp equal to delta Q upon N delta T, इक्वेशन नंबर 2। नोटेशंस बुक टू बुक चेंज होते हैं। बहुत सारे बुक्स में कैपिटल सी प्रिंसिपल के लिए यूज किया है और स्मॉल सी मोलार के लिए यूज किया है। तो आई एम कीपिंग नोटेशन एज पर योर टेक्स्ट बुक। बहुत सारे बुक्स में कैपिटल सी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड स्मॉल सी स्टैंड्स फॉर मोलार। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो इसके लिए मैंने उसको एस बोल दिया, इसको सी बोल दिया। तो बट यू नो नंबर ऑफ मोल्स, हाउ डू यू डिफाइन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस? मास अपॉन मोलर मास, या फिर मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ऐसा भी बोलते हो, या फिर एवोगाड्रो नंबर अपॉन, उल्टा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो आप इसको ऐसा भी डिफाइन करते हो। और फिलहाल मुझे नंबर के टर्म्स में नहीं लिखना है, बिकॉज वी डू नॉट नीड दिस। तो हमको यहाँ से मिल जाएगा, ये देखो जो n है, इस n के यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे स्मॉल m बाय कैपिटल M। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 you have Cp इक्वल टू 1 अपॉन m, n, लेकिन n क्या है, स्मॉल m बाय कैपिटल M, डेल्टा Q बाय डेल्टा T। Therefore Cp equal to capital M upon small m delta Q delta T। कैपिटल M को अलग कर दो, तो therefore you have Cp equal to कैपिटल M को अलग से लिख दो 1 upon small m delta Q by
delta T, delta Q by delta T. What is this? Principal specific heat at constant pressure, SP. तो मोलार स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, या फिर आप इसको मोलार मास बोलते हो, इनटू एसपी. एसपी इज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट. तो इसके डेरिवेशन के स्टेप्स बहुत सिंपल है. हमने स्टार्ट किया था बाय डेफिनेशन ऑफ एसपी, ये था डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी. सिमिलरली सीपी इज डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी. लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ये होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू डेल्टा टी. तो Cp इक्वल टू इस m को लेके गए ऊपर, अलग से लिख दिया इसको 1 बाय स्मॉल m डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी. लेकिन ये है Sp, तो Cp इक्वल टू m इंटू Sp. ये तो हम ऐसा का ऐसा Cp और Sv में भी रिलेशन डिराइव कर सकते हैं ऑन द सेम लाइंस. सिर्फ जहां पे तुमने P लिखा है वहां पे क्या लिखोगे? V. ये कांस्टेंट प्रेशर पे था ना, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे चाहिए होगा तो क्या करोगे? सिर्फ P की जगह पे क्या लिखोगे? V. तो सिमिलरली you can write down Cv equal to m into Sv. तो in general molar specific heat is equal to m into principal specific heat. Done. Molar specific heat is molecular weight या फिर molar mass, आप जो भी बोलो उसको, molecular weight into principal specific heat. This is how you can derive the relation between principal specific heat and molar specific heat. And the clear? पक्का पक्का. तो अगला टॉपिक है हीट इक्वेशन. हीट इक्वेशन में आपको पहले ही बता देता हूँ, हीट इक्वेशन कुछ और नहीं है, वही इक्वेशन है ये. दिस वन, दिस इज हीट इक्वेशन. सिर्फ बुक में लिखने का तरीका अलग होता है. तो बुक में लिखने का तरीका क्या है, व्हाट इज द वे दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन, आई विल टेल यू दैट आल्सो. बस सिर्फ इतना पता होना चाहिए, S इक्वल टू PV इन जनरल S. SP मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर, SV मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम. मैं जनरल लिख रहा हूँ, इट इज डेल्टा Q अपॉन, राइट. तो मैं डेल्टा Q इक्वल टू MS डेल्टा T लिख सकता हूँ क्या? यस, ये हीट इक्वेशन डन, खत्म. अब लेकिन बुक में लिखने का तरीका अलग है. बुक में लिखते वक्त दे राइट डाउन लिटिल बिट ऑफ थ्योरी. एक एग्जांपल से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो आई जस्ट टेल यू दैट एग्जांपल. सो व्हाट दे आर टेलिंग यू इज, if a substance has a specific heat capacity of 1000 joule per kilogram per degree Celsius, which means अगर कोई भी सब्सटेंस है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर 1000 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इस सब्सटेंस के 1 किलोग्राम को 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितना हीट रिक्वायर्ड है? 1000 जूल्स. सपोज मेरे पास एक सब्सटेंस है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 1000 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस. आप यहाँ पे किलोग्राम लिख रहे हो, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट. इसका मतलब क्या, अगर मेरे पास एक सब्सटेंस है X और उस X का प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट का वैल्यू है 1000 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको उस सब्सटेंस के 1 किलोग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना होगा तो कितना हीट लगेगा? 1000 जूल. उल्टा भी ट्रू है, अगर इस सब्सटेंस का 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री से कम हो गया तो हाउ मच हीट विल बी रिलीज्ड? 1000. तो अदर वे अराउंड इज आल्सो ट्रू. if you have the same substance and quantity is 1 kilogram and if it cools down by 1 degree Celsius, then how much energy is released? 1000 joule is released. Good. तो अगर मेरे पास Y substance है, some Y substance, अगर उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 500 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, तो व्हाट डज दैट मीन? मुझे अगर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है 1 किलोग्राम सब्सटेंस का, तो हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड? 500, बराबर. और अगर इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से फॉल करना है तो हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज? 500. सिंपल. तो दे ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन दिस टर्म्स. है हीट इक्वेशन, मैंने बता दिया. हीट इक्वेशन इज डेल्टा Q इक्वल टू MS डेल्टा T. दिस इज हीट इक्वेशन, बट दे ट्राई टू एक्सप्लेन इन लिटिल बिट ऑफ डिटेल. So they say that if a substance
if a substance has specific heat capacity of और जानबूझ के मैंने प्रिंसिपल या मोलर लिखा नहीं है क्योंकि आपको यूनिट से पता करना है खुद को कि वो प्रिंसिपल है कि मोलार है. सो इफ अ सब्सटेंस हैज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 1000 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो मैं कौन से स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा हूँ? प्रिंसिपल. अगर मैंने यहाँ पे जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस लिखा होता तो मोलार. ओके. So if a substance has a specific heat capacity of 1000 joule per kilogram per degree Celsius, it means that 1000 joule of energy is required to raise the temperature of 1 kilogram of this substance by 1 degree Celsius. क्लियर है सर? और ऑफ कोर्स 1 केल्विन क्योंकि स्केलिंग सेम है तो और 1 केल्विन. It also means that if 1 kilogram of this substance, ये important है, 1 kg होना चाहिए. If 1 kilogram of this substance cools down by 1 degree Celsius, then how much energy is released? Then 1000 joule is released. अब इसी दो स्टेटमेंट्स को आप मैथमेटिकली लिख सकते हो. यू कैन राइट डाउन मैथमेटिकली. सो मैथमेटिकली यू कैन से एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज्ड. एनर्जी रिक्वायर्ड जब टेम्परेचर बढ़ाना होगा, एनर्जी रिलीज होगा जब टेम्परेचर कम होगा. रिक्वायर्ड और रिलीज्ड इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट. ऑफ कोर्स प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे. स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर. तो यू हैव एनर्जी डेल्टा क्यू या फिर सिर्फ क्यू. तो सम बुक्स विल ओनली राइट डाउन क्यू, सम विल राइट डाउन डेल्टा क्यू. एक ही बात है. एम एस डेल्टा टी. सम इक्वेशन नंबर 1 ये आ गया आपके पास हीट इक्वेशन. therefore इक्वेशन 1 is known as heat equation. और ये हीट इक्वेशन आपको 12th में और स्पेसिफिकली जेईई नीट में काम में आएगा. तो इट इज इंपॉर्टेंट. इज नोन एज हीट इक्वेशन. गुड. और वो हीट है तो हीट तो जूल में या कैलोरी में मेजर करोगे. हीट इज एनर्जी. इट विल बी मेजर्ड इधर इन जूल्स और कैलोरीज. नॉर्मली इन कैलोरीज बट समटाइम्स इन जूल ऑल्सो. तो यूनिट देख लेना. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस. कहीं कहीं पे लिखा होगा कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस. कहीं लिखा होगा किलो कैलोरीज पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में थर्मोमेट्री में खासकर क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है बट दे ट्राई टू कंफ्यूज यू थ्रू यूनिट्स. तो वो यूनिट अगर तुम देखोगे नहीं तो आंसर में तुम्हारा डेसिमल यहाँ वहां पे शिफ्ट हो जाएगा. तो ऑप्शन भी ऐसे देते हैं. 4 ऑप्शन देंगे, नंबर सेम है, सिर्फ डेसिमल यहाँ वहां शिफ्ट करके रखना है. तो यू हैव टू बी केयरफुल विद द यूनिट्स हियर क्योंकि किलो कैलोरी, किलोग्राम, ग्राम, उसके बाद आप यू कैन आल्सो राइट डाउन मोल्स. तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स. मोल्स में दिया होगा तो मोल्स को मास में कन्वर्ट करते आना चाहिए. अभी बताया था मैंने. n इक्वल टू m बाय कैपिटल M. तो m इक्वल टू n इंटू कैपिटल M. अब नेक्स्ट टॉपिक इज हीट कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी. देखो अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में भी डिफरेंस है. छोटा सा डिफरेंस है. जब तुम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हो तो तुम आइडियली यू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली ईदर 1 किलोग्राम ऑफ मास और 1 मोल ऑफ मास.
तो जब जब 1 किलोग्राम या 1 मोल की बात करोगे तब आप बोलोगे स्पेसिफिक, क्योंकि स्पेसिफिक है, यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, इसलिए तो नाम में स्पेसिफिक है ना। हम लोग बोलते हैं ना बहुत स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक मतलब इसको पर्टिकुलरली चीजें वैसे ही चाहिए, तो स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलरली वन, या तो 1 kg या तो 1 मोल। तो जब आप 1 किलोग्राम या 1 मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेते हो, उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितना भी हीट लगेगा बाय 1 डिग्री सेल्सियस, क्या बोलते हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। तो सिर्फ हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी बोलते हैं उसको। तो नाउ द आइडिया हियर इज वी विल डिफाइन समथिंग कॉल्ड एज ओनली हीट कैपेसिटी। यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक बोल नहीं रहे, इसको थर्मल कैपेसिटी भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मल कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। यहाँ पे तुम सिर्फ वो कंडीशन निकाल दोगे 1 किलोग्राम या 1 मोल, आप बोलोगे जितना भी सब्सटेंस है मेरे पास वोल बॉडी, उसका टेम्परेचर मुझे बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से या 1 केल्विन से, जितना भी हीट लगेगा दैट विल बी कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। तो आइडिया इज दिस, सिर्फ यहाँ पे वो कंडीशन हटा दिया हमने कि 1 किलोग्राम या फिर 1 मोल होना चाहिए। तो डिफाइन कैसे करोगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड और रिलीज, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने की बात करूंगा, the amount of heat required to raise the temperature of whole body by or 1 Kelvin, right, is known as thermal capacity और heat capacity। तो छोटा सा ही डिफरेंस है स्पेसिफिक और heat capacity में। तो it is defined as the energy required, the amount of energy required the amount of energy required to raise the temperature of whole body by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as heat capacity, is known as heat capacity और थर्मल कैपेसिटी। मैं नॉर्मली इसको थर्मल कैपेसिटी बोलता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्पेसिफिक हीट बोल देते हैं और थर्मल इसको हीट कैपेसिटी को थर्मल कैपेसिटी बोल देते हैं, तो कंफ्यूजन खत्म। तो हियर ऑनवर्ड आई विल कॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एज स्पेसिफिक हीट एंड हीट कैपेसिटी एज थर्मल कैपेसिटी। तो सिंपल है, इसका इक्वेशन भी सिंपल है। वी नो दैट, व्हाट डू यू नो इज हीट इक्वेशन, क्यू क्या है, एम एस डेल्टा टी। हमको टेम्परेचर कितने से बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस से, तो क्यू क्या आ गया, एम इंटू एस, खत्म, आ गया इक्वेशन थर्मल कैपेसिटी का। सो दिस इज थर्मल कैपेसिटी, देयरफॉर थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इंटू specific heat, mass into specific heat, of course principal specific heat है ये। तो आपको प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट और थर्मल कैपेसिटी का रिलेशन भी मिल गया। तो थर्मल कैपेसिटी इज मास इनटू स्पेसिफिक हीट। और लॉजिकली भी सोचो, तुम लॉजिकली सोचो, अगर मेरे पास 1 किलोग्राम ऑफ मास है तो उसका थर्मल कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट सेम ही होगा ना, क्योंकि मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बराबर। सपोज मेरे पास 8 किलोग्राम ऑफ मास है, आपने प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट डिफाइन किसके लिए किया है, किसके लिए किया है, थिंक अबाउट इट, किसके लिए किया है, 1 किलोग्राम के लिए। सपोज 1 किलोग्राम का 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1000 जूल लग रहा है, तो 8 के लिए कितना लगेगा। तो वही तो लिखा है ये, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट इनटू मास विल गिव यू थर्मल कैपेसिटी, क्योंकि टोटल मास का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना था, दैट इज कॉल्ड एज थर्मल कैपेसिटी। 15 किलोग्राम होगा तो 15,000 जूल। तो इसमें नया क्या है, देयर इज नथिंग न्यू हियर, थर्मल कैपेसिटी इज नथिंग बट प्रिंसिपल स्पेसिफिक कैपेसिटी इनटू मास। प्रिंसिपल ये 1 kg के लिए होता है, मुझे टोटल वोल बॉडी, वोल ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, वोल बॉडी, उस बॉडी का मास 12 किलोग्राम होगा, तो 12 इंटू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। क्लियर। तो कंफ्यूजन का कोई केस ही नहीं है, अननेसेसरी कंफ्यूजन करना नहीं। थर्मल कैपेसिटी इज प्रिंसिपल स्पेसिफिक heat capacity if the mass is 1 kg, but if you have more than 1 kg just multiply by mass, done। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मोस्टली निग्लेक्टेड है,
छोड़ देते हैं, लेते ही नहीं है, बट इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज कॉल्ड एज कैलोरीमेट्री। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यू हैव टू नो दिस कैलोरीमेट्री। देखो अब तक हमने सिर्फ इतना बोला कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, but nowhere we have spoken about any technique which will measure how much is the amount of heat flowing from one body to another. मेजर करना पड़ेगा ना। सपोज आपने आपका हाथ गरम तवे पे रख दिया गलती से, इमेजिन, तो डेफिनेटली यू नो दैट द हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम दैट पैन टू योर हैंड, बट इफ आई आस्क यू हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट हैज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दैट पैन टू हैंड, यू डोंट नो। मे बी आपने गर्म पानी लिया और उसमें आपने एक बॉल डाल दिया मेटल, तो हीट विल फ्लो फ्रॉम वाटर टू मेटल बॉल, हाउ मच यू डोंट नो। मे बी मैंने गर्म बॉल लेके पानी में डाल दिया, हीट विल फ्लो फ्रॉम बॉल टू वाटर। तो टू फाइंड आउट, टू कैलकुलेट, टू मेजर हाउ मच इज द हीट ट्रांसफर्ड, वी यूज technique which is called as calorimetry. So basically calorimetry is an experimental technique which is used to measure amount of heat exchange. So calorimetry नाम में ही है ना कि तुम थर्मोमीटर से क्या करते हो, टेम्परेचर मेजर करते हो, बराबर। कैलोरी मतलब क्या, एनर्जी, तो कैलोरीमेट्री मतलब क्या मेजर करोगे, एनर्जी। तो कैलोरीमेट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, is an experimental technique which is used to measure, or which basically is quantitative measure of heat exchange. So which is used to measure heat exchange. थोड़ा सा नोट्स में मैंने अलग लिखा है, बट ठीक है, सेम थिंग, इट मीन्स द सेम थिंग। अब ये कैलोरीमेट्री ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का नाम है, लेकिन आप जो डिवाइस या जो इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे टू मेजर हाउ मच इज द हीट एक्सचेंज, उसको बोलोगे कैलोरीमीटर। जैसे थर्मोमेट्री इज द साइंस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, द डिवाइस दैट यू यूज टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज थर्मोमीटर। वैसे कैलोरीमेट्री इज एक्सपेरिमेंटल टेक्निक टू मेजर हीट एक्सचेंज एंड द डिवाइस दैट यू यूज इज नोन एज कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर होता क्या, पहले वो समझ लो, इंटरेस्टिंग है। Calorimeter is nothing but a vessel, cylindrical vessel, normally made up of copper. So ideally it is made up of copper. इसमें हम एक स्टिरर लगाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टिरर, मिक्स करने के लिए, क्योंकि हमको किस चीज के लिए यूज करना है ये, टू मेजर हीट एक्सचेंज, बराबर ना। तो हीट एक्सचेंज के लिए हमको अगर करना है तो हम क्या करने वाले हैं, एक लिक्विड लेंगे, उसमें दूसरा लिक्विड डालेंगे, तो हीट विल फ्लो फ्रॉम वन लिक्विड टू अनदर, बट यू हैव टू मिक्स इट प्रॉपरली, यू हैव टू मिक्स दैट दोस टू लिक्विड यूनिफॉर्मली। तो उसके लिए क्या चाहिए हमको, स्टिरर। तो वी विल टेक अ स्टिरर हियर, तो यहाँ पे एक स्टिरर लगा देंगे, देयर इज अ स्टिरर। एंड डेफिनेटली टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या चाहिए, थर्मोमीटर। तो इसमें एक थर्मोमीटर लगाने वाले हैं, तो वी हैव थर्मोमीटर हियर। रिमेंबर कैलोरीमीटर इज जस्ट दिस सिलेंड्रिकल वेसल एंड स्टिरर। इसलिए मैंने कलर चेंज करके रख दिया, क्योंकि कैलोरीमीटर इज नॉर्मली मेड अप ऑफ कॉपर। तो ये जो सिलेंड्रिकल वेसल है ये भी कॉपर का है, और ये स्टिरर भी कॉपर का है, क्योंकि यहाँ पर जितने ज्यादा सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होंगे उतने ज्यादा स्पेसिफिक हीट्स की बात करनी पड़ेगी। रिमेंबर स्पेसिफिक हीट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो अगर मैं 2 मटेरियल लेता हूँ तो 2 स्पेसिफिक हीट आएंगे, 3 लेता हूँ तो 3 आएंगे, 4 लेता हूँ तो 4 आएंगे। दैट इज वाई कैलोरीमीटर में हम लोग सिलेंड्रिकल वेसल और स्टिरर का मटेरियल लेते हैं सेम, जस्ट टू अवॉइड टू मेनी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व। तो यहाँ पे एक थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर का हमको स्पेसिफिक हीट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थर्मोमीटर का काम सिर्फ टेम्परेचर मेजर करने का है। तो यहाँ पे थर्मोमीटर का काम है ओनली टू मेजर टेम्परेचर, ये थर्मोमीटर है। एंड द आइडिया हियर इज वी डू नॉट वांट द हीट टू गो आउट फ्रॉम द सिस्टम। हमने यहाँ पे इसको इंसुलेट करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसुलेट, टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन फ्रॉम द सराउंडिंग। तो सराउंडिंग के साथ इसको इंटरेक्शन करने नहीं देना है, तो हमको यहाँ पे इंसुलेटिंग
चेम्बर बनाना पड़ेगा। इस इंसुलेटिंग चेम्बर को आप बोलते हो इंसुलेटिंग जैकेट। तुम भी पहनते हो ना जैकेट ठंड में, वैसे इसको जैकेट पहना दिया गया। सो यू हैव अ जैकेट हियर, इंसुलेटिंग जैकेट। तो वो इंसुलेशन जो आप जैकेट पहनते हो ठंड में, वो भी वही काम करता है जो ये काम करने वाला है। सेम सेम रोल। इट विल नॉट अलाउ द सिस्टम। अभी सिस्टम क्या क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लो अंदर जो भी वो सिस्टम है। तो इट विल नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द सिस्टम विद द सराउंडिंग। और यहाँ पे एक लिड लगा दिया, लिड मतलब ढक्कन। तो ढक्कन मतलब लिड, लिड भी क्या है, इंसुलेटिंग है। क्या है, इंसुलेटिंग है। तो यू हैव इंसुलेटिंग लिड हियर। तो यहाँ पे एक इंसुलेटिंग लिड है, मोर और लेस। और इसको इंसुलेटिंग जैकेट बोलते हैं टोटल, ओवरऑल इट इज कॉल्ड एज इंसुलेटिंग जैकेट। अब ये जो हमारा कंटेनर है, सिलिंड्रिकल वेसल है, ये ऐसा हवा में तो रह नहीं सकता, गिर जाएगा नीचे। तो उसके लिए यहाँ पे देना पड़ेगा सपोर्ट। तो यहाँ पे आपने दे दिया सपोर्ट, तो ये सपोर्ट के ऊपर बेस्ड है। इट इज केप्ट ऑन दिस सपोर्ट। गुड, दिस इज द आइडिया हियर। नाउ यू विल से कि ऐसा क्यों किया हमने, नीचे टच क्यों नहीं कर दिया, तो तुम अगले टॉपिक में समझेगा तुमको। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंडक्शन। तो हीट हमको बिल्कुल अलाउ नहीं करना है। तो तुमने अगर इसको नीचे टच करके रख दिया फिर भी हीट बाहर जाएगा, क्योंकि देयर आर थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। और ये आपको 12th में भी लगने वाला है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। यू कैनॉट ब्रिंग दिस टू। नाइस रिंगटोन बाय द वे, नाइस म्यूजिक, सिर्फ साइलेंट पे कर दो, हम क्लास के बाद सुन लेंगे उसको। तो अगर आपने इस वेसल को बेस के साथ कांटेक्ट में रख दिया, तो कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो जाएगा सराउंडिंग को। इसके लिए तुम कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट नहीं ला सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमने सपोर्ट लगाया है, सपोर्ट के ऊपर भी इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन मतलब नॉन कंडक्टिंग, मतलब जैसे घर में तवा होता है, तवा का डायरेक्ट मेटल को हाथ लगाते हो क्या, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का टेफ्लॉन या कुछ तो मटेरियल होता है, आई डोंट नो टेफ्लॉन बोलते हैं क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन तो अलग चीज होती है, प्लास्टिक होता है, बैकेलाइट। तो वो जो मटेरियल होता है दैट इज यूज, तो यहाँ पे भी वैसा ही एक मटेरियल है विच विल अवॉइड एनी काइंड ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय कंडक्शन। यहाँ तक क्लियर? गुड। अब इस कंटेनर के अंदर भर के रखा है वाटर। तो यू हैव वाटर इनसाइड दिस कंटेनर। तो यू हैव वाटर हियर। तो दो सब्सटेंस तो हो गए, एक हो गया वाटर, एक हो गया कॉपर। देन यू विल पुट अनदर सैंपल हियर। वेल, इस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ मिक्सचर्स। मैं पूरा डिटेल पे समझा देता हूँ, फिर वापस से थोड़ा थ्योरी भी डालेंगे। और थ्योरी मैंने एकदम शॉर्ट करके लिख दिया है, तो टेक्स्ट बुक का अप्रोच यूज मत करना, कंफ्यूजन हो जाएगा, क्या क्या लिख रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता है। तो मेक इट सिंपल फॉर यू। वाटर, cylindrical vessel, stirrer. Water is one type of material, cylindrical vessel and stirrer is another type of material, that is copper. अब जो हमको इस कैलोरीमीटर का काम क्या है, इट परफॉर्म्स टू रोल्स। नंबर वन, टू मेजर हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज। नंबर टू, हीट एक्सचेंज के लिए बनाया था मेजर करने के लिए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज। लेकिन वो मेजर ही नहीं करते, इससे मेजर करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्योंकि अभी तक हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैपेसिटी बार बार बोला है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे मेजर करोगे वो भी देखना पड़ेगा। तो द मेथड दैट वी एम्प्लॉय इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ मिक्सचर्स। डिजाइन किया था हीट एक्सचेंज मेजर करने के लिए, वो यूज ही नहीं करते, हम यूज करते हैं टू मेजर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो व्हाट वी डू इज वी ओपन दिस लिड क्विकली, पुट अनदर लिक्विड इनसाइड इट। नॉर्मली जो लिक्विड हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं उसको सैंपल ए बोलूंगा, और सैंपल ए इज ऑलरेडी हीटेड टू हाई टेम्परेचर। तो सैंपल ए वॉज हीटेड टू हाई टेम्परेचर। उस सैंपल को आपने इस कैलोरीमीटर के अंदर डाल दिया जिसमें ऑलरेडी वाटर था। तो ये सैंपल और वाटर इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से स्टिरर के हेल्प से। तो यू विल मिक्स दीज टू मटेरियल्स, राइट। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ आइडिया आपको पता होना चाहिए, बेसिक थिंग यू शुड नो इज, फिलहाल इसको सैंपल को करता हूँ साइड में। व्हाट इज योर बॉडी टेम्परेचर? 37, वेरी गुड। व्हाट इज योर टेम्परेचर ऑफ योर क्लोथ नॉर्मली? नहीं, चलो और सिंपल कर देता हूँ। मैंने अगर यहाँ पे वाटर का बॉटल भर के रख दिया, व्हाट विल बी द
temperature of that water bottle after sufficiently long time? Same as that of room temperature. Very good. यहाँ पे ना कैलोरीमीटर के अंदर आपने पानी भर के रखा है, काफी टाइम से भर के रखा है, तो व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर एंड वाटर? सेम. so both of them will be at same temperature. तो उन दोनों के लिए एक ही टेम्परेचर का नोटेशन यूज होगा. लेकिन जो सैंपल ए था ये हॉट सैंपल था, तो इसका टेम्परेचर अलग है, इसका टेम्परेचर T1 है. तो पता होना चाहिए T1 इज टेम्परेचर ऑफ द सैंपल, T2 इज द टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर एंड वाटर, T इज द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर. तुमने दोनों को मिक्स कर दिया तो टेम्परेचर बन गया T. और एक चीज पता होनी चाहिए, सपोज ये हॉट सैंपल का टेम्परेचर था 80 डिग्री सेल्सियस, सपोज वाटर का 30, हॉट सैंपल का 80, वाटर का 30, तो मिक्सचर का इन बिटवीन 30 एंड 80, बराबर. तो जब मिक्स कर लोगे, तो जब मिक्स करोगे तो कहीं कहीं पे टेम्परेचर डिफरेंस लिखना पड़ता है, डेल्टा टी लिखना पड़ता है. तो डेल्टा टी जब तुम लिखोगे तो सैंपल के लिए डेल्टा टी कैसा लिखोगे पता है? T1 माइनस टी, क्योंकि T1 was greater than T. T क्या है? मिक्सचर का टेम्परेचर है. T1 क्या है? सैंपल का टेम्परेचर है जो हायर टेम्परेचर है, और मिक्सचर का टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर, तो T1 माइनस टी. जब तुम कैलोरीमीटर या वाटर के लिए लिखोगे तो उसमें पता क्या लिखोगे? T माइनस T2 लिखोगे, क्योंकि कैलोरीमीटर और वाटर का टेम्परेचर 30 डिग्री था, सैंपल का 80 था, तुमने मिक्स कर दिया तो 30 से ऊपर 80 से कम, 30 से ऊपर जो टी की जो भी वैल्यू आएगी, मान लो 40 आ गई तो 40 माइनस 30. तो ये भी चीजें पता होनी चाहिए. यहाँ पे T1 माइनस टी, यहाँ पे T माइनस T2, क्योंकि इतना छोटा सा मिस्टेक आंसर गलत देगा आपको. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. अब M1, M2 एंड M3. M1 is mass of sample A, M2 इस मास ऑफ कैलोरीमीटर, मतलब मास ऑफ कॉपर बेसिकली, क्योंकि कैलोरीमीटर में स्टीरर भी है, वेसल भी है, दोनों क्या है? कॉपर है, तो मास ऑफ कॉपर. एंड M3 इज मास ऑफ वाटर. हाँ, मास ऑफ वाटर, क्योंकि थर्ड मेटल इज वाटर. सिर्फ मैंने नोट्स में आपको M2 क्या लिख के दिया है, लेट मी जस्ट चेक. मास ऑफ, हाँ बस ठीक है, मतलब मास ऑफ कैलोरीमीटर है वो, मास ऑफ वेसल प्लस स्टीरर है वो, सही है. तो S1 क्या आएगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सैंपल ए. S2 आएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर, और S3 आएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर. यहाँ तक क्लियर? तो S1, S2 एंड S3. आई विल रिपीट दिस अगेन, सिर्फ इतना ध्यान रखो पहले. तो एग्जाम में लिखते वक्त भी कैसा करना है, अगर आ गया क्वेश्चन तो पहले कैलोरीमेट्री क्या है, फिर डायग्राम, फिर डायग्राम का बेसिक कंस्ट्रक्शन बताऊंगा मैं. इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलिंड्रिकल वेसल विद अ स्टीरर, बोथ मेड अप ऑफ कॉपर, एंड अ थर्मोमीटर. ये है कैलोरीमीटर, खत्म. दिस कैलोरीमीटर is insulated from the surrounding with the help of an insulating jacket. This insulating jacket has a lid and it has a support to mount calorimeter. That is the idea. Calorimeter also consists of some amount of water. Then we use a method called as method of mixtures to find out specific heat, in which a hot sample A, which was basically taken to a high temperature T1, is mixed with water. यहाँ तक क्लियर? लेट ये सब बता देना. T1 क्या है, T2 क्या है, T क्या है, M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, S1 क्या है, S2 क्या है, S3 क्या है. This is how you should be writing down in exam. Just make it very clear. अब प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग सिंपल है. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कहाँ से कहाँ जाता है? तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. तो हीट लॉस कौन करेगा? कौन था हाई टेम्परेचर पे? सैंपल ए. हीट गेन कौन करेगा? वाटर एंड कॉपर, मतलब वाटर एंड कैलोरीमीटर. तो हीट लॉस्ट बाय सैंपल ए इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय टू सब्सटेंसेस. एक तो कॉपर मतलब कैलोरीमीटर, प्लस हीट गेन बाय वाटर. तो इसलिए तुमको चाहिए हीट इक्वेशन. व्हाट इज हीट इक्वेशन? ms delta t इक्वल टू ms delta t
प्लस एम एस डेल्टा टी। सिंपल। सैंपल के लिए 1 1 बराबर, और ये सैंपल का है तो मैं इसको बोल दूंगा ए। 2 2 और एक कॉपर के लिए Cu। 3 3 और ये वाटर है W। करेक्ट। राइट। लेकिन कॉपर और वाटर शुरू से ही सेम टेम्परेचर पे थे, तो फिर उन दोनों का जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो राइट हैंड साइड पे डेल्टा टी दोनों मटेरियल का सेम होगा क्योंकि दोनों का इनिशियल टेम्परेचर सेम था। करेक्ट। तो M1S1 T1 माइनस टी, क्योंकि सैंपल का टेम्परेचर था T1 जो हायर टेम्परेचर था, और मिक्सचर का टेम्परेचर है T जो लोअर टेम्परेचर है। M2S2 T माइनस T2 प्लस M3S3 T माइनस T2। डन। अब डिपेंड करता है कि तुमको सैंपल का मतलब स्पेसिफिक हीट चाहिए तो S1 फाइंड करना है। अगर S1 फाइंड करना है तो M1 T1 माइनस टी को डिवाइड कर दो, हो गया। डिवाइड कर दो इसको। डन। M1 T1 माइनस टी, खत्म। मिल गया सैंपल का स्पेसिफिक हीट। अगर आपको वाटर का चाहिए तो इस टर्म को यहां पे लाओ, माइनस हो जाएगा, और डिवाइड बाय M3T माइनस T2। दिस इज हाउ कैलोरीमीटर वर्क्स। एक्सट्रीमली सिंपल। सिर्फ पढ़ने का, समझने का, लिखने का एक स्पेसिफिक अप्रोच होना चाहिए, नहीं तो यही टॉपिक समझ में आएगा नहीं, यही टॉपिक के इक्वेशन याद रहेंगे नहीं। याद रखना ही नहीं है, हीट लॉस बाय वन सब्सटेंस इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय टू सब्सटेंसेस। तो थोड़ा सा वापस बता देता हूँ डिटेल। एक्सट्रीमली सिंपल, और एग्जाम में तो पूछेंगे नहीं आपको, कॉलेज में 100% नहीं पूछेंगे, नहीं पूछते हैं, अभी तक तो नहीं आया, आगे आया तो पता नहीं, लेकिन फिर भी यू शुड नो। तो आइडिया इज कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करो, व्हाट इज कैलोरीमेट्री। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक विच इज यूज्ड टू मेजर हीट एक्सचेंज बिटवीन टू बॉडीज, 2 3 4 जो भी होगा वो, राइट। एंड देन एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट। कंस्ट्रक्शन में क्या है, कंस्ट्रक्शन में आपके पास एक कॉपर वेसल है, उसमें क्या है, स्टीरर है। सो इट कंसिस्ट ऑफ, और पहले कैलोरीमीटर क्या है वो बता देता हूँ। कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस, which is used to measure heat exchange, which is used to measure heat exchange। एक्चुअली डिजाइन किया था हीट एक्सचेंज मेजर करने के लिए, बट उसको यूज करते टू मेजर स्पेसिफिक हीट। तो कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर हीट एक्सचेंज एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस। फिर से कंस्ट्रक्शन समझा दो। इट कंसिस्ट ऑफ a cylindrical vessel. It consists of a cylindrical vessel along with a stirrer, made up of copper and a thermometer. थर्मोमीटर का काम सिर्फ टेम्परेचर मेजर करने का है, डन, दैट्स इट, नो अदर यूज, एंड अ थर्मोमीटर। देन द कैलोरीमीटर इज well insulated, from the, किससे इंसुलेट किया इसको, फ्रॉम द सराउंडिंग्स। और ये सराउंडिंग्स को आप आगे जाके एनवायरमेंट भी बोलोगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सराउंडिंग्स और एनवायरमेंट, एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर द सिस्टम। सिस्टम को छोड़ के बाकी सब क्या है, सराउंडिंग है। फॉर एग्जांपल ये टेबल पे बॉटल रखा हुआ है, बॉटल के अंदर लिक्विड है, तो बॉटल प्लस लिक्विड इज आवर सिस्टम, एवरीथिंग एल्स। उसके बाजू में वायर है, उसके बाजू में आप लोग बैठे हो, उसके बाजू में पेपर रखा है, उसके बाजू में एक प्लास्टिक का बैग है, ये सब क्या है, एनवायरमेंट है। अब सब क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि हीट एक्सचेंज चलता रहता है, हर एक सब्सटेंस में हीट एक्सचेंज होगा। जब तक सारे के सारे सब्सटेंस नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर नहीं आ जाते तब तक दे विल कीप ऑन एक्सचेंजिंग हीट विथ ईच अदर। तो सिचुएशन एक्चुअली इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन वी थिंक। हम एक ही सब्सटेंस की बात करते हैं, लेकिन आइडियली यू डोंट इवन अंडरस्टैंड दिस और इमेजिन दिस। गर्मी में गर्मी क्यों लगती है, 2 रीजंस।
समझो गर्मी नहीं भी है, ठंड का टाइम है, फिर भी कभी कभी लगता है गर्म हो रहा है. Why? Because all of you keep running from other classes. When you run here and there, your body generates heat, and then you come and sit here. So your body starts releasing heat because the surrounding is at lower temperature compared to your body. So heat will flow from your body to the surrounding. और उस surrounding में बाकी लोग भी तो है. So even though they are sitting here for 1 hour, but then you go and sit next to your friend, you release heat to the surrounding, and then it goes to the body of your friend. He also or she also starts feeling little warm. So that is the idea. इसलिए इसी के लिए तो problem है, इसलिए तो you need air conditioners. You need to drain out this heat and throw out. So calorimeter is well insulated from the surroundings. Important है, with the help of jacket. With the help of an insulating jacket. Insulating jacket. This jacket has support. This jacket has support to mount the calorimeter. Support to mount the calorimeter. तो ओवरऑल ये कौन है? ये इंसुलेटिंग जैकेट है. इंसुलेटिंग जैकेट के ऊपर एक इंसुलेटिंग लिड भी है, तो वो मैं मेंशन नहीं करूंगा. आप ये कौन है? ये सिलेंड्रिकल वेसल है. सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ कोर्स ऑफ कॉपर. ये है स्टीरर. ये है थर्मोमीटर. ये है सपोर्ट. बस इतना सफिशिएंट है टू एक्सप्लेन. अंदर फिर यू हैव लिक्विड वाटर एंड सम सैंपल ए. तो अब मेथड क्या यूज करते हो, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. द मेथड दैट यू यूज हियर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो नॉर्मली व्हाट यू डू इज, it is based on a method called as method of mixture. So in a method known as method of mixtures, a sample A is heated to high temperature T1, is heated to high temperature T1 and mixed with the water, in the calorimeter. तो वाटर पहले से कैलोरीमीटर में था. दैट इज द आइडिया. क्लियर है तक? देन प्रिंसिपल सिंपल. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग इज एक्सट्रीमली सिंपल. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. जिसमें हीट लॉस्ट, किसने लूज किया हीट? बाय सैंपल ए इज इक्वल टू हीट गेन्ड. हु हैज गेन्ड हीट? बाय आई से कॉपर. कैलोरीमीटर मतलब कॉपर का मटेरियल है, प्लस हीट गेन्ड बाय वाटर. क्लियर? तो वी विल यूज सम नोटेशंस हियर. मास के लिए, टेम्परेचर के लिए, स्पेसिफिक हीट के लिए. तो पहले से मैं मेंशन करके रख देता हूँ. लेट M1 काम में आएगा, M2 काम में आएगा, M3 काम में आएगा, S1 काम में आएगा, S2 आएगा, S3 आएगा. T1 you will need, T2 you will need, and T you will need. These are the things that you will need. So M1 is mass of sample A. M2 is mass of copper, मतलब कैलोरीमीटर. किसका मास है वो? कैलोरीमीटर का. मतलब किसका? सिलेंडर का वेसल और स्टीरर का मिला के, दोनों का कंबाइन. तो मास ऑफ सैंपल ए, मास ऑफ कैलोरीमीटर मतलब कॉपर बेसिकली, एंड मास ऑफ वाटर. दिस इज स्पेसिफिक हीट. ऑफ कोर्स प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट.
specific heat of sample A. So similarly, S2 is specific heat of copper and this is specific heat of water. देखो कैलोरीमीटर क्यों नहीं लिखा मैंने, कैलोरीमीटर का मटेरियल जो है उसका स्पेसिफिक हीट चाहिए ना. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्टील ग्लास तो वहां तक ठीक था, M2 इज मास ऑफ स्टील, स्टील ग्लास, मास ऑफ ग्लास चलेगा. लेकिन जब स्पेसिफिक हीट बात करते हो तो ग्लास तो बॉडी का स्ट्रक्चर है, मटेरियल क्या है, स्टील. तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल ऑफ कैलोरीमीटर दैट इज कॉपर, and this is specific heat of water. T1 is temperature of sample A. T2 is temperature of calorimeter and water, calorimeter and water, and T is temperature of mixture, temperature of mixture. Therefore, ये जो आपने इक्वेशन लिखा, heat lost by sample equal to heat gained by copper plus heat gained by water, इसको यूज करने का टाइम है अब, तो लेट अस यूज दिस नाउ. तो हीट इक्वेशन हमने पहले सीखा ही इसके लिए था, वी हैव टू यूज दिस. हीट इक्वेशन इज ms delta t, m1 s1 delta t for sample is T1 minus T, higher minus lower temperature. Heat gained by copper is M2 S2 T minus T2, heat gained by copper. ये heat loss था, ये heat gain है, plus M3 S3 T minus T2. सिर्फ वहां पर T minus T3 मत लिख देना, there is nothing called as T3 here. यहाँ तक क्लियर. अभी डिपेंड करता है तुमको क्या फाइंड करना है. हम नॉर्मली सैंपल को क्यों मिक्स किया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था सैंपल का स्पेसिफिक हीट फाइंड करने में, तो मैं S1 फाइंड करूंगा. तो मुझे S1 अगर फाइंड करना होगा तो S1 इक्वल टू M2 S2 T minus T2 अपॉन M1 T1 minus T प्लस M3 S3 T minus T2 अपॉन M1 T1 minus T. ये हो गया आपके पास specific heat of sample A. So this equation gives specific heat of sample A. अगर आपको वाटर का स्पेसिफिक हीट फाइंड करना है तो तुम S3 का इक्वेशन बना लो, कुछ नहीं है वो, M1 S1 T1 minus T माइनस M2 S2 T minus T2 डिवाइडेड बाय M3 T minus T2. वो नोट्स में मैंने दिया है आपको, तो वो आई विल नॉट डिस्कस हियर, आई विल नॉट राइट डाउन दैट फॉर्मूला हियर, वी विल जस्ट स्किप दैट पार्ट, क्योंकि सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स है, दैट्स इट. बाकी कुछ नहीं करना है, सिर्फ S3 का इक्वेशन डिराइव करना है. सो लेट अस बिगिन विथ सम ऑफ द क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन कल मैंने पेंडिंग रखा था, तो पहले वो कंप्लीट करेंगे. एन एल्यूमिनियम रॉड एंड आयरन रॉड शो 1.5 मीटर डिफरेंस इन देयर लेंथ व्हेन हीटेड एट ऑल टेम्परेचर. हमारे पास एक आयरन का रॉड है और हमारे पास एक एल्यूमिनियम का रॉड है. ये जो दोनों रॉड है, इन दोनों का डिफरेंस इन लेंथ इज 1.5 एट ऑल द टेम्परेचर, मतलब 0 डिग्री पे, 10 डिग्री पे, 100 डिग्री पे, 500 डिग्री पे, ऑलवेज द डिफरेंस इन लेंथ इज 1.5. व्हाट आर देयर लेंथ्स एट 0 डिग्री सेल्सियस? If coefficient of linear expansion for aluminum is 24.5 into 10 raised to minus 6 per degree Celsius and for iron is 11.9 into 10 raised to minus 6 per degree Celsius. तो पहले तो गिवन पैरामीटर में क्या है वो आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है. लेंथ, किसका लेंथ? आयरन का और एल्यूमिनियम का. एल्यूमिनियम का पहले बोला है तो एल्यूमिनियम, लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम माइनस लेंथ ऑफ
आयन, आयन मतलब Fe is always 1.5 मीटर एट एनी टेम्परेचर। तो मैं लिख रहा हूं एट एनी टेम्परेचर, Lt एल्यूमिनियम माइनस Lt आयन इज 1.5, L0 एल्यूमिनियम माइनस L0 आयन इज ऑल्सो 1.5। ये काम में आएगा आगे, तो ये दो इक्वेशन काम में आने वाले हैं आपको। और आगे क्या बोला है, अल्फा फॉर एल्यूमिनियम एंड अल्फा फॉर आयन। अल्फा फॉर एल्यूमिनियम कितना है 24.5 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस मतलब पर केल्विन, एंड अल्फा फॉर आयन इज 11.9 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, आपको बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ दीज टू एट 0 डिग्री सेल्सियस। व्हाट आर देयर लेंथ्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब फाइंड आउट व्हाट इज द लेंथ ऑफ आयरन रॉड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड फाइंड आउट व्हाट इज लेंथ ऑफ आयरन रॉड एंड एल्यूमिनियम रॉड। तो एल्यूमिनियम एंड आयरन तो दोनों फाइंड करना है, L0 फाइंड करना है आपको इन शॉर्ट, L0 फॉर एल्यूमिनियम एंड L0 फॉर आयरन। Which formula you will use? Alpha equal to LT minus L0 upon L0 T2 minus T1 मतलब डेल्टा T, बराबर सही है, यू आर राइट। बट देन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एक इक्वेशन हमने और बनाया था, चलो बता देता हूं मैं वापस से। अल्फा इक्वल टू, अल्फा इक्वल टू आप बोलते हो इस केस में एल टी माइनस L0 अपॉन L0 डेल्टा टी। तो डू यू रिमेंबर अल्फा L0 डेल्टा टी इक्वल टू LT माइनस L0। तो डू यू ऑल्सो रिमेंबर LT इक्वल टू L0 प्लस अल्फा L0 डेल्टा टी। तो यही फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है हमको। तो यू वांट टू यूज दिस, इसको यूज करना पड़ेगा। तो व्हाट वी नो इज, हमको पता है एल टी इक्वल टू L0 प्लस अल्फा L0 डेल्टा टी। ये आ गया फॉर्मूला, सिंपल आइडिया, सिंपल सिंपल। एल टी ऑफ एल्यूमिनियम माइनस एल टी ऑफ आयन, ये कितना दिया है 1.5। लेकिन एल टी का फॉर्मूला क्या है, L0 प्लस अल्फा L0 डेल्टा टी। किसका L0, एल्यूमिनियम, किसका अल्फा, वापस से किसका माइनस, क्योंकि बीच में क्या है माइनस, माइनस Lt किसका आयन का। तो आयन का Lt मतलब L0 फॉर आयन प्लस अल्फा फॉर आयन, L0 फॉर आयन इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू 1.5। ब्रैकेट्स को ओपन करो तो क्या मिल जाएगा, L0 एल्यूमिनियम माइनस L0 आयन। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों को अलग कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, L0 किसका एल्यूमिनियम का माइनस L0 किसका आयन का। हो गया। उसके बाद यहां से क्या कॉमन निकलेगा, डेल्टा टी कॉमन निकलेगा। तो यहां से डेल्टा टी कॉमन निकलेगा प्लस डेल्टा टी आ गया आपके पास कॉमन, करेक्ट। देन क्या रह गया अंदर, अल्फा एल्यूमिनियम इंटू L0 एल्यूमिनियम, L0 फॉर एल्यूमिनियम एंड माइनस व्हाट, माइनस अल्फा आयन L0 आयन, दिस इज इक्वल टू 1.5। क्लियर, बराबर। लेकिन पहला स्टेटमेंट क्या था, द डिफरेंस इन द लेंथ इज ऑलवेज 1.5। तो व्हाट इज दिस 1.5, so this is 1.5 plus, very good, plus बाकी सारा as it is। क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा वो इक्वेशन लेने जाते हैं। 1.5 और 1.5 कैंसल, तो इसको वहां भेज के 0 कर दिया, तो क्या बचा आपके पास, डेल्टा टी अल्फा एल्यूमिनियम L0 एल्यूमिनियम माइनस अल्फा आयन L0 आयन इज इक्वल टू, डेल्टा टी को भी वहां शिफ्ट कर दिया, क्या हो गया 0 हो गया, वेरी गुड 0 हो गया,
बराबर। इसके बाद इस टर्म को भी वहां शिफ्ट कर दिया तो क्या बन जाएगा, इक्वल टू। आ गया। अब यहां से आपको एक रेशो मिल जाएगा, यू विल गेट वन रेशो फ्रॉम हियर। विच रेशो? लेंथ का रेशो। तो एक काम करो, यहां से L0 एल्यूमिनियम या फिर L0 आयन, जो भी चाहिए वो L0 आयन लिख लेते हैं। व्हाट इज L0 आयन फ्रॉम हियर? बताओ बताओ। अपॉन अल्फा Fe इंटू L0 एल्यूमिनियम, दिस इज इक्वल टू व्हाट इज अल्फा एल्यूमिनियम, कितना था? 24.5 इंटू 10⁻² अपॉन 11.9 इंटू 10⁻², वो कैंसिल हो गया तो ये बचा L0 एल्यूमिनियम। लेट अस से इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? गुड। तो ये इक्वेशन किसका है आपके पास? L0 आयन, बराबर। बट हमको ऑलरेडी एक चीज पता है, बट व्हाट डू यू नो इज, व्हाट डू यू नो? L0 एल्यूमिनियम माइनस L0 आयन इज इक्वल टू 1.5। तो यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट कर दो, जस्ट पुट दैट हियर। तो L0 एल्यूमिनियम माइनस L0 आयन दैट इज 24.5 अपॉन 11.9 L0 एल्यूमिनियम ना, इक्वल टू 1.5। गुड, राइट। देन कॉमन, नेगेटिव आ रहा है आंसर, नेगेटिव आएगा ना आंसर? यस। तो कुछ तो गड़बड़ है, हम हमारे कैलकुलेशन में तो गड़बड़ दिख नहीं रहा, तो उनके क्वेश्चन में ही गड़बड़ है फिर। तो उल्टा बोलना चाहिए था, हम और वैल्यू ले लेंगे। एल्यूमिनियम पहले बोला है, आयन बाद में बोला है, तो ये इक्वेशन करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये वैल्यूज भी करेक्ट है। गुड। उसके बाद हमने जो प्रोसेस किया, पहले एल्यूमिनियम लिखा यस, फिर ये लिखा यस, माइनस किया, बीच में प्लस था, माइनस हो गया। यहाँ पे भी इन दोनों में से माइनस होगा, इन दोनों में से माइनस होगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। डेल्टा टी टेकन आउट इज करेक्ट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो हमारे एंड से तो कोई गलती है नहीं, मतलब क्वेश्चन गलत दिया है, तो क्वेश्चन में उल्टा बोल दिया उन्होंने। एंड आयरन रॉड एंड एल्यूमिनियम रॉड ऐसा मेंशन करना चाहिए था। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, मॉड वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ठीक है, फिर हम लोग मॉड वैल्यू ले लेंगे इसके लिए। 1 माइनस 24.5 अपॉन 11.9 इक्वल टू 1.5। हाउ मच? 12.6 अपॉन 11.9, 12.6 अपॉन 11.9। तो L0 एल्यूमिनियम इंटू 12.6 अपॉन 11.9 इक्वल टू 1.5। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब शिफ्ट ऑफ द टर्म्स। तो L0 एल्यूमिनियम इक्वल टू 1.5 इंटू 11.9 अपॉन 12.6। ऑफ कोर्स विद माइनस साइन, लेकिन मैं माइनस नहीं लेने वाला, मैं लेने वाला हूँ मॉड। ठीक है, अभी वैसा दिया है तो वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो डेफिनेटली हमारा कोई मिस्टेक नहीं है। तो 1.5 इंटू 11.9 डिवाइडेड बाय 12.6, 1.416 मीटर। ये किसका आ गया? एल्यूमिनियम का। तो फिर आयन का क्या आएगा? हाँ, L0 एल्यूमिनियम माइनस L0 आयन इक्वल टू 1.5। शिफ्ट कर दो, तो L0 एल्यूमिनियम माइनस 1.5 इक्वल टू L0 आयन। ओके, तो ये भी नेगेटिव आना चाहिए, बराबर है, एक नेगेटिव तो दूसरा भी नेगेटिव, मतलब क्वेश्चन गलत है इन शॉर्ट। ठीक है, अभी जो भी है वैसा सॉल्व करेंगे हम। 1.416 माइनस 1.5 is L0 ion. How much is this? 0.084 with a माइनस साइन, तो ये आ जाएगा L0 आयन। मॉड लोगे तो प्लस, तो मॉड ऑफ L0 फॉर आयन इज इक्वल टू 0.084 मीटर, बराबर। डेफिनेटली आंसर मैच नहीं होने चाहिए। क्या है आंसर?
दिया है पीछे को, दिया है क्या? एग्जाम्पल कौन सा है? 10th 1.417 दिया है और 2.9, तो क्यों नहीं आ रहा ना 2 पॉइंट? क्योंकि ये लिखने का तरीका ही गलत है। अब देखो अगर उल्टा किया होता, आयन को पहले लिखा होता, एल्यूमिनियम को बाद में लिखा होता, तो क्या आता? प्लस, प्लस होता ना। तो तुम ऐड करते 1.5 में, क्या ऐड करते? 1.4, तो आ गया 2 पॉइंट समथिंग, है ना? इसका मतलब क्वेश्चन गलत है, तो हमारे आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जैसा क्वेश्चन दिया है वैसा ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको करेक्ट करना है तो मैं आपको असाइनमेंट दे देता हूँ, करेक्ट कर लो, कुछ नहीं करना है करेक्शन में। एल्यूमिनियम की जगह पे आयन लिखना है, आयन की जगह पे एल्यूमिनियम लिखना है, बस स्विच ऑफ द टर्म्स, डन। ओके, दैट्स इट।